ई कॉमर्स उद्योग ने हाल के वर्षों में ज़बरदस्त वृद्धि देखी है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़े ऑनलाइन खुदरा खंड का उदय हुआ है। सक्षम वातावरण, सरकारी नीतियों और तेज़ी से बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के कारण बड़े ब्रांड और नए स्टार्टअप दोनों ही श्रेणियों में ऑनलाइन विक्रेताओं की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इसने बाजार में एक उच्च प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जहां ई व्यवसाय बाजार में हिस्सेदारी, दृश्यता और ब्रांड जागरूकता के लिए संघर्ष करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय उद्योग में एक नए प्रवेशकर्ता के सफल होने के लिए उसे उन कारकों पर ध्यान देना होगा जो ऑनलाइन स्टोर की सफलता में योगदान करते हैं। इस तरह के निर्धारक कारकों के बारे में ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को पूरी तरह से पता होना चाहिए और अच्छी जानकारी इनके बारे में होना चाहिए। आज के इस सत्र का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों की पहचान करना है। रिटेलर द्वारा उन्हें कैसे काम में लाया जाता है एवं कैसे उसकी उपयोगिता से एक हमारा रिटेलर और इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी लाभान्वित हो सकता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही उन कारकों को भी रेखांकित करना हमारी जिम्मेवारी है जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के पतन का कारण बन सकते हैं। प्रौद्योगिकी, सरकारी नीति और विपणन चैनल इस कार्य में महत्वपूर्ण रूप से अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के स्वरूप को अगर हम देखें तो इंटरनेट के तेज़ी से विकास और बाजार के वैश्वीकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय एक तेज़ी से प्रतिस्पर्धी और गतिशील कारोबारी माहौल के रूप में बदल गया है। कंपनियां मूल्यवान ग्राहकों तक पहुंचने और हर दिन, हर घंटे, हर सप्ताह संपर्क का एक बिंदु प्रदान करने के लिए इंटरनेट तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। 1990 के दशक से वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन ने खुदरा क्षेत्र यानी ऑनलाइन खुदरा बिक्री में एक नए युग की स्थापना की है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री के साथ साथ व्यापार से व्यवसाय या व्यवसाय से उपभोक्ता प्लेटफॉर्मों पर सेवाओं का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है। आज के व्यापार, आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास के युग में खुदरा बाजार में काफ़ी हद तक क्रांति आई है। बाजार पर हावी होने के लिए नई रणनीति विकास की गई है, जिससे ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए इंटरनेट के उपयोग की शुरुआत हुई है। एक वेबसाइट के उपयोग के साथ खुदरा विक्रेताओं और उनके ग्राहकों के बीच संचार लिंक की स्थापना के माध्यम से ऑनलाइन खुदरा बिक्री को चैनलाइज किया जाता है। expedia.com, travelocity.com जैसी ट्रैवल कंपनियों सहित ऑनलाइन रिटेल में बड़ी विविधता का सूत्रपात हुआ है। ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे flipkart.com, ebay.com, amazon.in आदि ने अपने कारोबार में बड़ी तेज़ी का अनुभव किया है। इसके परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शॉपिंग के उपयोग का बड़ा विस्फोट हुआ है। ऑनलाइन खुदरा बिक्री बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करती है, क्योंकि वे चुनने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक बड़ी विविधता के संपर्क में आते हैं। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण कई तरह से फायदेमंद है, क्योंकि आईटी और सॉफ्टवेयर सिस्टम बेहतर पूर्वानुमान लगाने के साथ साथ इन्वेंट्री की लागत को भी नियंत्रित करते हैं और उसे कम करने में मदद करते हैं। आपूर्ति श्रृंखला से बिचौलियों का उन्मूलन हो गया है, जटिलता की कमी और इसके साथ साथ अनावश्यक लागतों में भी कटौती आ गई है, जिससे ऑनलाइन मर्चेंडाइजिंग सिस्टम में सुधार होता है। और दूसरी ओर ग्राहकों के लिए लागत हमेशा से एक प्रमुख कारक बनी हुई है और ग्राहक हमेशा लागत की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से ही सोचता है। वर्तमान में भारत के ऑनलाइन रिटेल सेगमेंट में amazon.in, flipkart.com, jabong.com, snapdeal.com,
पेपरफ्राई.com, मिंत्रा.com, फर्स्टक्राई.com जैसे ई-टेलर्स का दबदबा है। अधिकांश ऑनलाइन खुदरा कंपनियों ने पिछले 10 वर्षों के भीतर अपना कारोबार शुरू किया है। कुछ शुरुआती रूप से असफल रहे कारोबारी भी इस समुदाय में सम्मिलित हैं, हालांकि कुछ बहुत ही अच्छी तरह से फले फूले हैं और भारतीय ई कॉमर्स उद्योग की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। भारत में ऑनलाइन रिटेल सेगमेंट के विकास को चलाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में इंटरनेट की वृद्धि और तकनीकी बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए विशेष रूप से इंटरनेट का प्रयोग और इससे जुड़ी हुई अन्य तकनीकों का प्रयोग शामिल है। प्रारंभ में इंटरनेट का उपयोग डायल-अप के माध्यम से किया गया था और केवल चयनित महानगरों में ही इसकी उपलब्धता थी। ई कॉमर्स परिदृश्य भी अलग था क्योंकि यह केवल वैवाहिक साइटों, ऑनलाइन नौकरी वेबसाइटों एवं व्यवसाय से व्यवसाय निर्देशिकाओं के लिए खुला था। ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अब लगभग सभी श्रेणियों में अपने उत्पादों की पेशकश करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, फार्मास्यूटिकल, परिधान, जूते, रियल एस्टेट, किराने का सामान, फैशन सहायक उपकरण, सब्जियां और बीमा इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स उद्योग ने व्यापार में वृद्धि का अनुभव किया है। B2C ऑनलाइन कंपनी उद्योग की क्षमता के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन खुदरा व्यवसाय खुद को ऑनलाइन खरीदारों में बदलकर बड़े पैमाने पर इंटरनेट उपभोगकर्ता आधार का लाभ उठाने में सक्षम होने की स्थिति में है। यदि व्यवसाय सफल होने जा रहा है तो ग्राहकों को ऑनलाइन रिटेल स्टोर की ओर आकर्षित करने में सक्षम होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उद्योग में अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि ई-टेलर ग्राहक को प्राप्त करने, उन्हें वफादार ग्राहक बनाने में कितना सक्षम है। एक ग्राहक को वफादार बनाने के लिए ऑनलाइन रिटेलर को अपने उपयोगकर्ताओं को संतुष्टि देने में सक्षमता हासिल करनी है। आमतौर पर ऑनलाइन संतुष्टि को एक व्यक्ति की निराशा या खुशी की भावना के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उनकी अपेक्षाओं की तुलना अनुभवी प्रदर्शन से करने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होती है। यदि प्रदर्शन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो यह ग्राहक के असंतोष का कारण बन जाती हैं, और जब उत्पाद प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है तो ग्राहक अच्छी तरह से संतुष्ट होते हैं। हालांकि ग्राहक संतुष्टि एवं वफादारी के बीच एक मजबूत संबंध है। किसी विशेष ऑनलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदारी से उच्च स्तर की संतुष्टि रखने वाला एक ऑनलाइन ग्राहक ऑनलाइन रिटेलर के साथ मजबूत बंधन स्थापित करेगा। भारत तेजी से विकास कर रहा है और अगर विकास को मापना है तो ई कॉमर्स की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और विकास दर अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। यह माना जा सकता है कि आने वाले वर्षों में कई प्रथागत खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन व्यापार पर स्विच करने की आवश्यकता महसूस होगी। ब्रॉडबैंड सेवाओं की बढ़ती मांग, जीवन स्तर में वृद्धि, व्यापार उत्पाद श्रृंखलाओं की उपलब्धता, कम कीमतों और व्यस्त जीवन शैली में अंतर्दृष्टि इस तथ्य को अधिक प्रमुखता से प्रकट करती हैं, जिससे उपचार वाउचर पर ऑनलाइन सौदों का मार्ग प्रदर्शित हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में ई कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2007 में राजस्व 15 अरब रुपए रखा गया था, जो 56% से अधिक की वार्षिक दर के साथ 2012 में बढ़कर 139 अरब रुपए हो गया। वृद्धि का श्रेय इंटरनेट की बढ़ती पैठ और बदलती जीवन शैली को दिया गया, और यह मुख्य रूप से पुस्तकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधानों द्वारा संचालित था। परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल में मौजूदा व्यवसायी खिलाड़ियों द्वारा बड़े निवेश के साथ किराना, आभूषण
और फर्नीचर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में नए खिलाड़ियों का प्रवेश ई रिटेल विकास को आगे बढ़ाएगा, ऐसा अनुमानित किया जा सकता है। आकार के संदर्भ में देश में संगठित और समग्र खुदरा दोनों की तुलना में भारत का ऑनलाइन खुदरा उद्योग अभी भी बड़ा छोटा है। उद्योग का राजस्व 2016 में संगठित खुदरा बिक्री का दोगुना से लगभग 18% हो गया, जो 2013 में केवल 8% था। खुदरा बिक्री में 43% की वृद्धि हुई और यह ऑनलाइन उपभोक्ताओं के बीच 60% तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी यह विश्व की औसत से बहुत नीचे है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि भारत में वितरण और सुविधा की कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन रिटेल की अपार संभावनाएं हैं। ऑनलाइन खुदरा के विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक परिस्थिति तंत्र विकसित हो रहा है एवं उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए ब्रांडों के बीच रसद और जागरूकता दोनों में वृद्धि संख्या के बावजूद ऑनलाइन खरीद के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और ये कारक अलग अलग जगह भिन्न हो सकते हैं। निर्धारकों को हम तकनीकी एवं गैर तकनीकी भागों में बांट सकते हैं। अगर हम बात करें तकनीकी निर्धारकों की, तो प्रौद्योगिकी का विकास उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन का एक बड़ा कारण बनता है। इसके अनुरूप ऑनलाइन खुदरा खंड प्रौद्योगिकियों पर अत्यधिक निर्भर है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुदरा विक्रेताओं को नवीनतम तकनीकें विकास के साथ खुद को अद्यतन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। प्रौद्योगिकियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन रिटेल की सफलता के लिए एक मजबूत निर्धारक के रूप में खेल सकती हैं। भारतीय ऑनलाइन रिटेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी निर्धारकों में शामिल हैं इंटरनेट, स्मार्टफोन एवं वेबसाइट। ये तीन सबसे बड़े तकनीकी संचालक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। भारत में इंटरनेट की पहुंच की वृद्धि को ई कॉमर्स के विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में माना जा सकता है। 2015 में 27 करोड़ इंटरनेट उपभोगकर्ता थे, 2017 में बढ़कर 35 करोड़ हो गए। गूगल KPMG द्वारा 2017 में किए गए अध्ययन में भविष्यवाणी की कि 2021 तक भारत में 73 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोगकर्ता होंगे। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 53 करोड़ से अधिक ऑनलाइन सर्फिंग करते समय क्षेत्रीय भाषाएं बांग्ला, गुजराती आदि का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। भारत में इंटरनेट की पहुंच कई कारकों के परिणाम स्वरूप बढ़ी है, जैसे स्मार्टफोन की उपलब्धता, सस्ती डेटा डाउनलोड दरें, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और प्रौद्योगिकी प्रगति। भारत के अधिकांश इंटरनेट उपभोगकर्ता मोबाइल फ़ोन इंटरनेट उपभोगकर्ता हैं, जो महंगे लैंडलाइन कनेक्शन के कारण सस्ते विकल्पों का लाभ उठाते हैं, जिसके लिए डेस्कटॉप PC और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता अब मोबाइल के युग में नहीं रही है। 2016 तक भारत में 32 करोड़ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट उपयोग करता थे और अनुमानित है कि 2021 तक 47 करोड़ से अधिक भारतीय मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का उपयोग करेंगे। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित ये रिपोर्ट में 2017 में कुल 43 करोड़ मोबाइल इंटरनेट ग्राहकों में से 26 करोड़ से अधिक शहरी क्षेत्रों में थे, जबकि 16 करोड़ ग्रामीण भारत से थे। इस प्रकार जबकि शहरी क्षेत्र में इंटरनेट उपभोगकर्ता संतृप्ति के स्तर के बेहद करीब हैं, भारत में तेजी से बढ़ रही इंटरनेट की पहुंच वर्तमान में ग्रामीण भारत द्वारा संचालित है। यह ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए ग्रामीण भारत में एक विशाल ग्राहक आधार अभी
नए अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए दूसरा बड़ा संचालक है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से संबंधित एक अन्य कारक जो एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर की सफलता का निर्धारण करेगा वह है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने उत्पाद की पेशकश करना एवं ग्राहकों द्वारा उसके प्रयोग द्वारा इन उत्पादों को खरीदना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब इंटरनेट पर जाने का एक पसंदीदा तरीका बन गया है, क्योंकि इंटरनेट से इसकी आसानी से कनेक्टिविटी होती है और भारत में 1 अरब से अधिक मोबाइल फ़ोन उपभोगकर्ता आज देखने को मिलते हैं। 2015 में भारत में मोबाइल रिटेल ई-कॉमर्स की बिक्री 6 अरब अमेरिकी डॉलर थी और 2020 तक ये लगभग 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए अनुमानित किया गया है। अगर हम देखें एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो मुख्य रूप से चीन और भारत ने स्मार्टफोन में बड़ी तेज़ी से वृद्धि की है उनके उपयोग को देखते हुए। फॉरेस्टर द्वारा 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में वैश्विक मोबाइल डिवाइस उपयोग 2022 तक 5.5 अरब को पार कर जाएगा ऐसा दिखाया गया है, लेकिन इसका मुख्य कारण चीन और भारत से जुड़ा हुआ है। सस्ते स्मार्टफोन के उत्पादन एवं मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बढ़ती सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप अधिक लोग इन स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को वहन करने में सक्षम हो गए हैं। इंटरनेट के लिए ऐसा नया प्रवेशक कुछ ही समय में ऑनलाइन खरीदारी करने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को इन नए उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए खुद को स्थापित करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय का दूसरा बड़ा तकनीकी संचालक है वेबसाइट की बेहतर गुणवत्ता। एक ऑनलाइन रिटेलर के लिए इसके संचालन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है वेबसाइट और उसकी समग्र विशेषताएं। रिटेलर्स को अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए हर छोटी और बड़ी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ऑनलाइन स्टोर की विशेषताओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मर्केंडाइज, ग्राहक सेवा और प्रचार, नेविगेशन और सुविधा और सुरक्षा। मर्चेंडाइजिंग में उत्पाद से संबंधित विशेषताएं जैसे वर्गीकरण, विविधता और उत्पाद जानकारी शामिल है। समृद्ध उत्पाद वर्गीकरण इस संभावना को बढ़ा सकता है कि उपभोगकर्ता की ज़रूरतें पूरी होंगी और उपभोगकर्ता संतुष्ट होंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह बड़े ऑनलाइन स्टोर पर वांछित उत्पाद अगर खोजने में कठिनाई होती है तो ग्राहक आसानी से छोटे रिटेलरों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आगंतुकों को ग्राहकों में परिवर्तित करने की जो दर है उसमें कमी आ सकती है। इसी प्रकार मूल्य संबंधी और उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदान करना ऑनलाइन स्टोर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। जो ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी की उपलब्धता से बड़ी जल्दी से संतुष्ट हो सकते हैं एवं खरीदारी के निर्णय पर बड़ी शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, जिससे उपभोग संतुष्टि का स्तर बढ़ जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर अधिक व्यापक उत्पाद जानकारी जैसे मूल्य तुलना, उत्पाद प्रशंसा पत्र एवं उत्पाद प्रदर्शन के लिए हाइपरलिंक का सहारा ले सकते हैं। ग्राहक सेवा और प्रचार महत्वपूर्ण विशेषताओं की एक अन्य श्रेणी है। ग्राहक भौगोलिक बाधाओं को पार कर सावधान, निरंतर, उपयोगी संचार चाहते हैं। पसंदीदा व्यवहार को निर्धारित करने के लिए इन विशेषताओं का मुख्य रूप से पहचाना जाना बहुत जरूरी है। साथ ही बहुत विश्वसनीय और कुशल ग्राहक सेवा भी जरूरी है। ऐसे ग्राहक सेवा बिंदुओं को हमारे ई व्यवसाय द्वारा शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के त्वरित उत्तर, उत्पाद चयन करने के लिए लाइव चैट, ईमेल, सोशल मीडिया, उपहार सेवाएं,
बिक्री प्रतिनिधि संपर्क जानकारी, भुगतान विधि, शॉपिंग हैंडलिंग इत्यादि की जानकारी समग्र रूप से सम्मिलित करनी चाहिए। एक ऑनलाइन वेबसाइट या स्टोर द्वारा यूजर इंटरफेस एक महत्वपूर्ण रूप से अच्छा बनाया जाना चाहिए। इस को सक्षम करते ही उपभोक्ता एक ऑनलाइन रिटेलर द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों एवं सेवा को इस तरीके से लेता है जिससे उसे आसानी से इसके बारे में जानकारी हो सके। एक प्रभावी ढंग से डिज़ाइन किए गए यूजर इंटरफेस उपभोक्ताओं की खोज का समय और साथ साथ सूचना प्रसंस्करण के समय को कम कर सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग को उपभोक्ताओं के लिए आनंददायक एवं संतोषजनक माना जा सकता है जब खुदरा विक्रेता की साइटें तेज, सुव्यवस्थित और नेविगेट करने में आसान होती हैं। व्यवस्था को आसानी से नेविगेट करने वाली साइटें खरीदारी के समय को कम करने वाली और संज्ञात्मक प्रयास उपभोक्ता को यह पता लगाने में मदद करती है कि प्रभावी रूप से ऑनलाइन खरीदारी कैसे करें। इसके अलावा शॉपिंग कार्ट फंक्शन जैसे ऑर्डर देने के लिए सुविधा का उपयोग और सहायक सुविधा को ऑनलाइन खुदरा स्टोर के बारे में नेविगेशन की जानकारी शामिल की जानी चाहिए। अधिकांश ऑनलाइन खुदरा स्टोर साइट मानचित्र, नेविगेशन अनुक्रम, उत्पादों के लिए खोज इंजन एवं मार्गदर्शन फंक्शन प्रदान करते हैं जो विशिष्ट उत्पाद को खोजने एवं खरीदने को आसान बना सकते हैं। इस प्रकार उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकृत करने से ऑनलाइन खुदरा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल और प्रभावी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए तीसरा बड़ा तकनीकी संचालक है रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कहते हैं। ऑनलाइन खुदरा बाजार के तेजी से बढ़ने के साथ देश भर के ई रिटेलर्स इस बात की रणनीति बनाते हैं कि प्रतिस्पर्धा को कैसे हराया जाए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सही समय पर सही उत्पाद की उपलब्धता कराना समय की हमेशा से मांग रही है। खुदरा विक्रेता उत्पाद की गुणवत्ता, समय प्रबंधन और मांग पूर्व अनुमान को बनाए रखते हुए परिचालन लागत को कम से कम करने के तरीके अपने साथ लाता है। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर बहुत बड़ा दबाव है ग्राहकों से अपने ऑर्डर को तुरंत वितरित करने के लिए, चाहे वह कहीं भी रहते हों। हालांकि डिलीवरी समय और लागत दोनों को कम रखना मुश्किल है। अधिकांश ऑनलाइन खुदरा विक्रेता ये महसूस करते हैं कि अगर फर्म को सफल होना है तो अपने ग्राहक को खुश रखना है, तो रसद का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। रिटेलर्स ने अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी या कुरियर सर्विस कंपनी को हायर करने के स्थान पर अपनी निजी लॉजिस्टिक कंपनियों की स्थापना शुरू कर दी है। जैसे उदाहरण हम देखें, ई कार्ट flipkart.com की एक लॉजिस्टिक शाखा है, जबकि अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड amazon.in से संबंधित इसकी शाखा है। दोनों ही लॉजिस्टिक्स का काम करती हैं, सामान को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करती हैं। हालांकि उनके पास अभी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी उत्पादों को वितरित करने के लिए दूसरों के साथ गठजोड़ जरूरी है। जैसे अभी भी हम देखें कि दूर दराज के गांवों का क्षेत्र जहां पर अभी भी कोरियर सर्विस या इनकी अपनी शाखाओं से संबंधित जो सर्विस है वो नहीं पहुंच पाती, वहां भारतीय डाक के द्वारा भी उत्पादों का वितरण किया जाता है और उसके लिए इनके गठजोड़ बहुत सारी संस्थाओं के साथ अभी भी हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, एकीकृत जीपीएस, रोबोटिक्स एवं ड्रोन आपूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों के साथ सहयोगी सुरक्षित नेटवर्क वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के
कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत में रिवर्स लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ग्राहक आसानी से चिढ़ जाते हैं और ऑनलाइन रिटेलर द्वारा रिजेक्ट किए गए आइटम का रिफंड प्रोसेस करने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत में ऑनलाइन खरीदे गए सामान की वापसी लगभग 30% होने का अनुमान लगाया गया है, जिसे एक सुनियोजित रणनीति का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इसको अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार भारत के ऑनलाइन रिटेल में सफलता के लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स रणनीति का होना एक बड़ा निर्धारक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही आइए अब चर्चा करते हैं सरकारी रणनीतियों की भूमिका के बारे में। ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के संचालक के रूप में कार्य करती हैं। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2017 में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में रखा है। अर्थव्यवस्था के हर दूसरे क्षेत्र की तरह सरकारी नीतियां ई रिटेल क्षेत्र को प्रभावित करने में एक लंबा रास्ता तय करती हैं। भारतीय संदर्भ में सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई नीतियों ने वास्तव में ई रिटेल फर्मों को प्रभावित किया है। उनमें शामिल हैं मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI। भारत का प्रत्यक्ष निवेश कानून एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर को 100% FDI तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है यदि वह स्वचालित प्रक्रिया का उपयोग करके एक मार्केट प्लेस मॉडल चलाता है। मार्केट प्लेस मॉडल क्या है? मार्केट प्लेस मॉडल अनिवार्य रूप से खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही पोर्टल पर लेकर आता है। नई नीति में ऐसे ई कॉमर्स कंपनियों को विक्रेताओं के संपर्क विवरण एवं ऑनलाइन प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया गया है और ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पादों या सेवाओं की वारंटी गारंटी भी विक्रेताओं द्वारा वहन की जाएगी, ऐसा इस कानून में लाया गया है। नए नियम एक विक्रेता या समूह की कंपनी से होने वाली बिक्री को 25% तक सीमित करते हैं। साथ ही ऑनलाइन खुदरा विक्रेता को अपमानजनक छूट की पेशकश करने से भी मना करते हैं। यह बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर B2C में नहीं। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स कंपनियों को विक्रेताओं को उनके प्लेटफॉर्म जैसे लॉजिस्टिक्स, पेमेंट कलेक्शन, ऑर्डर पूर्ति, वेयरहाउसिंग और कॉल सेंटर पर सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते हैं। 2017 का वित्तीय बजट इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए भारत के केंद्रीय बजट 2017-18 में खुदरा एवं इलेक्ट्रॉनिक खुदरा उद्योगों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। 50 करोड़ रुपए से वार्षिक कारोबार वाली छोटी कंपनियों के लिए कर कटौती की घोषणा 30% से 25% करने के साथ साथ 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% कर कटौती से ई रिटेल लेन देन और खपत को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा अनुमानित किया गया। 2017 का बजट निश्चित रूप से भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक अच्छा दिन और रुपए की कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अच्छे भविष्य की परिकल्पना लेकर आया। 50 करोड़ से कम में काम करने वाले भारत में लगभग 96% MSME और स्टार्टअप हैं जिनको बहुत बड़ी मदद इस बजट से मिलेगी। यह कदम न केवल चल रहे छोटे व्यवसायों का समर्थन करेगा बल्कि भारत में उद्यमिता को भी बढ़ावा देगा। वह साथ ही 3 लाख से अधिक नकद भुगतान पर प्रतिबंध से नकदी में संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर
बढ़ने में मदद करेगा, जो आमतौर पर ई रिटेल के साथ साथ ई कॉमर्स के लिए एक बड़े ही अच्छे संचालक के रूप में काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के संचालकों के रूप में कर व्यवस्था का भी एक बड़ा योगदान है। पिछले दशक में ई कॉमर्स में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि देखी गई है और भारत ई कॉमर्स के एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में विस्फोटक वृद्धि ने नई चुनौतियां हमारे सामने रखी हैं और सरकार द्वारा कर चोरी पर रोक लगाने के लिए जीएसटी की शुरुआत और व्यापार को बढ़ावा देकर ढांचे को सरल बनाने की कोशिश की गई है। पहले के टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि कर संरचना में अलग अलग राज्य एक ही सामान पर अलग अलग वैट वसूलते थे। उदाहरण के लिए कर्नाटक में मोबाइल फ़ोन पर 5% कर की दर थी, जबकि महाराष्ट्र में 13.5% था। ऑनलाइन मार्केट प्लेस उन विक्रेताओं को सूचीबद्ध करते थे जो कम कर वसूलते हैं और इस प्रकार उत्पाद को स्थानीय खुदरा कीमतों से भी सस्ता बना सकते थे। हालांकि अब प्रत्येक उत्पाद के लिए एक मानक दरें निश्चित कर दी गई हैं और पूरे भारतवर्ष में एक ही तरह का टैक्स स्ट्रक्चर और कर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार बेहतर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की पेशकश की गई है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, जिनका अपना एक अनुभव भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को अनेक तरीकों से मिला है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकारी नीतियों का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के संचालक के रूप में रहा है। धन्यवाद।